हेलो स्टूडेंट। कल जो हमने सेकंड क्वेश्चन पेपर शुरू किया था उसका आज हम सेक्शन बी करने जा रहे हैं। ओके, तो सेक्शन बी, यहाँ पे सेक्शन ए का एक क्वेश्चन एक्चुअली रह गया था कल, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम सेक्शन बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर में से। तो इन्होंने बोला है ऑप्शन ए है द पॉलीमरेज एंजाइम join the gene of interest and the vector DNA। अच्छा, तो क्या होता है पॉलीमरेज एंजाइम? एंजाइम ऐसा करता है, ज्वाइन करता है? नहीं, पॉलीमरेज का काम क्या होता है? रेप्लिकेशन में काम करता है ना पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज तो नहीं आएगा, गलत है। ज्वाइन करने का काम कौन करता है? लाइगेज करता है। लाइगेज क्या करता है? ज्वाइन करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वेक्टर को। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है फॉर एम्प्लीफिकेशन, ऐसा पढ़ा है कहीं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसका काम तो आइसोलेशन सेपरेशन करता है ना उन बैंड्स को। तो ये क्या काम करेगा? एम्प्लीफिकेशन कौन कराता है? पीसीआर से हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन जो होता है डीएनए का। पीसीआर यूज फॉर आइसोलेशन? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये काम करता है एम्प्लीफिकेशन का, आइसोलेशन सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू किया जाता है। प्लाज्मिक डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए। तो प्लाज्मिक डीएनए जो होता है, दिस इज प्लाज्मिक डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो वेक्टर की तरह यूज होता है। यस, प्लाज्मिड एज वेक्टर यूज होता है। नेक्स्ट, इन्होंने पूछा है ए या बी में से एक करना है, लेकिन हमें तो सारे ही सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। तो ए पे चलते हैं। राइट टू क्रूशियल चेंज द सीड अंडरगो व्हाइल रीचिंग मैच्योरिटी दैट इनेबल देम टू बी इन वेबल स्टेट until the onset of favorable condition। तो इन्हें वेबल रखने के लिए क्या मतलब चेंजेस होते हैं सीड में कि जब तक वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं जाए तब तक वो नॉर्मली वेबल रहे। अब जैसे कि हमारे, चाहे वो वेट की बात करो या फिर बात करें हम दालें डिफरेंट टाइप की, या फिर मसालों में जीरा होता है, सौंफ, धनिया वगैरह, ये सब क्या है? ये सीड्स हैं। एंड ये सीड्स हैं कि काफी टाइम तक ऐसे वेबल रखे हैं। अगर हम इनको जर्मिनेशन के लिए डाल देते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई चीज है वो काफी टाइम तक नॉर्मली रखी जा सकती है, खराब नहीं हो रही, और जब हम उसको मिट्टी में जर्मिनेट होने के लिए डालते हैं तो वो जर्मिनेट करे, इसका मतलब है कि वो अपने आप को काफी टाइम तक वेबल स्टेट में रख रहे हैं। तो ऐसा मतलब उनमें क्या चेंजेस होते हैं? तो एक चेंजेस में से आता है, जैसे कि इन्होंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट चेंज होता है, ठीक है, क्या? डिहाइड्रेशन। वो अपना वाटर जो होता है, वाटर कंटेंट, उसको रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इफ वाटर कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा ना, जिस चीज में ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, कहते हैं भाई ये चीजें रखी हुई खराब हो जाएंगी, इनमें कुछ, इफ अगर हम वो सीड रखे भी हैं उनमें हम अलग से खुद भी वाटर डाल दें तो क्या होगा? जर्मिनेशन शुरू होगा, ठीक है, या तो मिट्टी में डालेंगे जर्मिनेट करेंगे वो, या फिर वो खराब हो जाएंगे ऐसे। तो अगर पहले से ही उनमें वाटर कंटेंट रहेगा और तो वो एक इमेच्योर कंडीशन में रहेंगे, है ना, तो वहां पे इमेच्योर कंडीशन में जर्मिनेट होने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में ही सीड अगर ऐसे ही रहे तो वो अपने आप को बिल्कुल एक मेच्योर कंडीशन तक लाते हैं वाटर का लॉस करके, और ताकि काफी टाइम तक, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहे, उनके फेवरेबल में कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है जिनमें उन्हें जर्मिनेट करना चाहिए, तो वो अपने आप को ऐसे रखते हैं, नॉर्मल डोमेंट स्टेट में रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि वो डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर को रिड्यूस कर देते हैं ताकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाए, और सेकंड डोमेंसी में चले जाते हैं, हार्ड सीड को फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनमें सीड कोट बनता है, और वो जो सीड कोट होता है वो हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, ठीक, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है ओल्डेस्ट वाइबल सीड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। तो ओल्डेस्ट सीड जो है रिपोर्ट किया गया है, दैट इज लुपिनस आर्कटिकस या फिर आर्कटिक लुपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी फ्लावर प्रोड्यूस सीड सेट, गिव रीजन। तो ये पी फ्लावर जो होते हैं वो सीड सेट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मेन रीजन है क्योंकि फ्लावर, पी फ्लावर जो होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो ऐसे होते हैं क्लिस्टोगेमस, बंद रहते हैं, वो ओपन नहीं होते, उनमें मेल और फीमेल पार्ट जो होता है वो क्लोज होता है, मोर क्लोज होता है, इतना क्लोज होता है कि एंथर मेल पार्ट एंड स्टिग्मा फीमेल पार्ट जो होते हैं वो क्लोज होते हैं बहुत। एंड फ्लावर जो है वो ओपन नहीं होता, बंद रहेंगे, साथ ही रहेंगे, साथ है बंद है, देन
आराम से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाएगा एंड देन आराम से देन इजीली फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पे इजीली सीड फॉर्मेशन हो जाएगा इवन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। उन्हें पोलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, वो आपस में नॉर्मली ही उनमें पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर है। देन बात करते हैं इन केस ऑफ पोलीएम्ब्रियोनी एन एम्ब्रियो बी डेवलप फ्रॉम सिनर्जिड एन एम्ब्रियो क्यू डेवलप फ्रॉम न्यूसिलस। अगर सिनर्जिड और न्यूसिलस का नॉर्मली पता भी नहीं है तो आप इस चैप्टर पे चलिए। तो हम चलते हैं डायग्राम पर ओव्यूल के। तो दिस इज ओव्यूल एंड ओव्यूल में ये जो पार्ट होता है दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में तो जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं वो एन हैप्लॉइड होती हैं। इसके बाहर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सब सोमेटिक स्ट्रक्चर्स रहती हैं ना, वो डिप्लॉइड होती हैं टू एन। तो न्यूसिलस इससे बाहर वाली ही स्ट्रक्चर होती है, दिस इज न्यूसिलस। तो न्यूसिलस इफ डेवलप होगा एम्ब्रियो में तो ये कैसा एम्ब्रियो बनेगा, डिप्लॉइड। ठीक है, एंड व्हेन सिनर्जिड सिनर्जिड डेवलप होगा, सिनर्जिड जो होता है वो कहाँ आता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर आता है। दीज आर सिनर्जिड्स, टू सिनर्जिड्स। और ये भी, ये हैप्लॉइड होती है, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी एन 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 सब हैप्लॉइड होते हैं। इफ ये डेवलप होगी इससे एम्ब्रियो बनेगा, तो ऑफ कोर्स क्योंकि एन है तो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये चार्ट दिया है हमें और इन्होंने पूछा है कि ये पेरेंट्स जो है इनमें कोई ट्रेट हमें शो नहीं हो रहा है लेकिन वो प्रोजेनी में दिख रहा है। देखो यहाँ तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कोई ऐसी डिजीज है, ट्रेट शो नहीं हो रहा और फिर ये इसमें आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बोथ पेरेंट आर नॉर्मल, नॉर्मल है, इसका मतलब है कि ये हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, और ये डोमिनेंट तो नहीं होगा। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है तो यानी कि ट्रेट शो होता है। ठीक है, मेंडल्स के चैप्टर में ये देखा भी है कि हेट्रोजाइगस इफ डोमिनेंट है तो ट्रेट दिखेगा। ठीक है, तो ये डोमिनेंट नहीं है, हेट्रोजाइगस स्टेट में है, डोमिनेंट नहीं है। हेट्रोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर है, तभी ये जो है हेट्रोजाइगस स्टेट में नहीं दिख रहा है। इफ यहाँ पर इससे भी स्मॉल ए आ गया, इससे भी आ गया, तो ये डिसऑर्डर हमें दिख रहा है। ठीक है, इनके अंदर में भी ये ऐसा भी हो सकता है या फिर इस तरह का होगा, तभी ये इनमें दिख नहीं रहा। तो ये इनमें दिख रहा है, दिस इज हेट्रोजाइगस कैरियर होंगे यहाँ पे, और अफेक्टेड जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। और क्योंकि ये ट्रेट जो है ऐसा कुछ इसमें शो नहीं हो रहा है कि भाई ये फीमेल के पास भी जा रहा है, मेल के पास भी जा रहा है, इसका मतलब है कि ये सेक्स लिंक्ड तो नहीं है, यानी कि ये ऑटोसोमल। तो इसको हम बोलेंगे ये कैसा ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो हमें दिख रहा है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, SCA। यहाँ पूछा भी एग्जाम्पल, तो SCA एंड एल्बिनिज्म, थैलेसेमिया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया कि इसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है बीटा ग्लोबिन जीन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में बीटा और अल्फा जो चेन होती है उनमें बीटा में यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है एंड 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलिन आ जाता है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है इस तरह से, और सिकल शेप की आरबीसी बनती है और ऑक्सीजन कंडीशन लो हो जाती है, एनीमिया, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ढंग से नहीं होता है, ब्लॉकेज होती है विजल्स का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टूडेंट्स टू अटेंड। ठीक है, ये तो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन पेपर, तो अभी हम एग्जाम हॉल में नहीं बैठेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे, हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है एनी टू सिचुएशन वेयर ए मेडिकल डॉक्टर वुड रिकमेंड इंजेक्शन ऑफ ए प्री फॉर्म एंटीबॉडीज इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट। तो ऐसा कब होता है कि जब प्री फॉर्म एंटीबॉडी डालने के लिए बोलेंगे। नॉर्मली डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हाँ आप रिकवरी पे हो, धीरे धीरे शरीर जो है आपका काम करने लगेगा, सही से खाओ, हो जाएगा सब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत सारे इंजेक्शन ये सब प्री फॉर्म एंटीबॉडी कब देता है। नॉर्मली तो हमारी बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है।
लेकिन एक टाइम, लेकिन अगर हमारी बॉडी वेट नहीं कर सकती उस टाइम तक के लिए, तो फिर डॉक्टर हमें पैसिवली इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा एंड देन वो क्या करेगा, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा, ठीक है, ताकि इमीडिएट प्रोटेक्शन हो सके, इमीडिएट हम बच सके। नहीं तो वो कोई जहर है, जैसे कि स्नेक बाइट कर ले, तो उसके जहर को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उस टॉक्सिन को, ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए, एंटीबॉडीज दी जाती है। या फिर टेटनस, डिप्थेरिया इन्फेक्शन में डीप वुंड होने पे ये दिया जाता है। मतलब जब बोलते हैं ना टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए अगर इफ ज्यादा गहरा चोट लगी है, किसी को चोट लगी है तो इंजेक्शन देंगे। या फिर ऐसे ही डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन दिया जाता है, ठीक है। तो किस लिए, ताकि हमारी बॉडी जब वेट नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये स्नेक बाइट वाला लिख सकते हैं एग्जाम्पल, टेटनस डिप्थेरिया वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मलेरिया में क्या होता है, इमीडिएटली हमें स्पोरोजाइट की एंट्री के बाद ह्यूमन बॉडी में, मतलब जैसे मच्छर ने काट लिया, स्पोरोजाइट चला गया है, लेकिन हमें सिम्टम डायरेक्ट नहीं दिखते, तो ऐसे क्यों होते हैं? तो डायरेक्टली वो सिम्टम शो कर देगा तो हम डायरेक्टली उसे खत्म कर देंगे ना। तो पहले उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो क्या करेगा, इन्फेक्टेड फीमेल जो होती है वो क्या करती है, ह्यूमन को उसने बाइट किया, देन स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में चले गए, लेकिन वो डायरेक्टली आरबीसी पे अटैक नहीं करेगा, वो पहले लीवर के पास जाएगा, लीवर में जाके एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करेगा, बहुत सारे मिरोजोइट्स बनेंगे एंड इस स्टेट को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एंड वो जो होता है, इस टाइम कोई सिम्टम हमें नहीं दिखेगा, वो शांति से अपना जनसंख्या को बढ़ाएगा पूरी, एंड जब उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, लिवर सेल को बस्ट करके बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड देन आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। फिर आरबीसी बस्ट, जैसे ही आरबीसी रप्चर होगी उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलेगा, एंड वो सो टॉक्सिक सब्सटेंस जब बाहर आएगा तो फीवर होगी, सर्दी लगेगी, सर में दर्द होगा, एनीमिया होगा। तो जो सिम्टम है वो आफ्टर पैरासाइट एंटर एंड डिस्ट्रॉय आरबीसी तभी हमें दिख रहा है, इमीडिएटली वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ इन्होंने पूछा है कि ये डीएनए फ्रेगमेंट इन्होंने दिया है, हमें इसे देखना है कि भाई ये कौन सा एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज करेगा, फर्स्ट में पूछा है। तो ये सीक्वेंस देखो GAATTC, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इको R1 जो होता है वो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है एंड वो कट लगाता है G और A के बीच में यहाँ पर। तो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करने वाला कौन है, इको R1। और राइट सीक्वेंस आफ्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट, तो जब वो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट कर देगा तो हमें CAG ये अलग दिखेगा एंड ये AATTCTA ये अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए। एंड क्योंकि ये इस तरह से कट लगा तो इसके साथ ये वाला पार्ट जो है, दूसरा पार्ट यानी कि नीचे वाला जो पार्ट आएगा इस तरह से रहेगा, ऐसे ही उसके भी दूसरा वाला पार्ट, जैसे कि AATTCTG, ऐसे ही यहाँ पे GAT। तो ये वाला जो है देखो, इधर कट लगने के बाद इतना पार्ट ये अलग हो गया और इतना पार्ट इस तरीके से ये अलग हो गया, ये हिस्सा सिंगल स्टैंडर्ड रह गया। यानी कि अगर हम एक हिस्से को निकाल के देखें तो एक हिस्सा इस तरह से रह गया है, ये वाला, इसको निकाल के देखा हमने, TTA ये वाला, ठीक है। 3 to 5 यहाँ पे, यानी कि 5 प्राइम हो ओवरहैंग बन गया। अब ये यहाँ इसके सामने कुछ नहीं है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड बन गया है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि ये कट होने के बाद कैसा बनेगा, इस तरह से। तो थर्ड में पूछा है जो एंड जनरेट होंगे वो स्टिकी क्यों है, क्योंकि जो एंड जनरेट हो रहे हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग छोड़ रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, दूसरे वाला भी इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा। और जो बेस पेयर कर सकते हैं तो अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के, यानी कि कोई वेक्टर होगा और उस वेक्टर में भी अगर कोई इस तरह से सीक्वेंस बनी होगी ऐसे करके, थोड़ा ऊटपटांग सा बना दिया है, इरेजर कहाँ चली गई। अब ये है, इसमें कट लगा
डबल स्टैंडर्ड है और इसमें एक साइड का तो प्रेजेंट होगा और इस तरह से ओवरहैंग को छोड़ दिया है। कुछ कोई जगह छोड़ दी ऐसे खाली, जब कट लगेगा तो कट लग के एक तरफ से इधर का ओवरहैंग अलग हो गया, इधर ओवरहैंग बन गए और ये ओवरहैंग के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मान लो उसमें ये ओवरहैंग है, एक का ओवरहैंग ये है और एक का ओवरहैंग ये है और इस तरह से ये आराम से जुड़ जाएगा उसमें जाके। ठीक है, इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा जाके उसमें। तो ये एंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इजीली ज्वाइन करेगा फॉरेन डीएनए के साथ। इफ ये मान लो ये वेक्टर है एंड ये फॉरेन डीएनए है, तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू जुड़ जाएगा एंड देन यहाँ पे लाइगेज एंजाइम जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ इन्होंने पूछा है कि टाइप ऑफ पिरामिड हमें देखना है। ये पिरामिड किस टाइप का है, हमें ये ऐसा दिख रहा है ना, अपराइट। एंड ऑलवेज अपराइट पिरामिड जो होता है वो किसका होता है, एनर्जी का होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यही है कि ऑलवेज अपराइट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि एनर्जी जो है वो स्टार्टिंग के लेवल से ऊपर तक जाते जाते डिक्रीज होती है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दिख रही है पर यूनिट एरिया में, कि सिर्फ एनर्जी में दिखती है, कभी इन्वर्टेड में हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, सेकंड उन्होंने बोला है कि हमें ये दिया है कि सनलाइट की जो एनर्जी है, ये सन है हमारा एंड ये दे रहा है 10 लाख जूल एनर्जी दे रहा है। तो क्या होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, जो प्लांट होता है, वो 1% ही एनर्जी को लेता है, यानी कि इसके पास कितनी जाएगी, 10,000 जाएगी। देन इसके पास से किसी और के पास जाएगी 1000, फिर उसके पास से जाएगी 100, फिर जाएगी 10, इस तरह से। तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, तो हम बनाते हैं पिरामिड। तो T1 में कितनी गई है, 10,000, T2 में कितनी जाएगी, 1000, फिर जाएगी 100, फिर जाएगी 10। तो फोर्थ लेवल पर पूछा है कितनी है, फोर्थ लेवल पर 10 जूल है। ठीक है, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे फोर्थ पे कितनी होगी, फोर्थ पे हमारी 10 जूल बचेगी। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा T1, T2, T3, T4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी पर आ गए हम। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे ज्यादा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं, बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर हैज 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल पर माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसा बोला इन्होंने कि पर माइक्रोस्पोरेंजियम 200 है। अब देखो, जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है। ठीक है, एक एंथर बाइलोब्ड होता है डाइथिकस, उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और एक के अंदर इन्होंने बताया 200 है। तो एक के अंदर 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनके MMC। इसमें भी फिर 200 होंगे, इसमें भी 200 होंगे, इसमें भी 200। ओवरऑल कितनी हो गई, ओवरऑल हो गई 800। 800 है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जब डिवाइड करती है तो एक से बनते हैं 4, 1 से कितने बनते हैं 4, तो 8 से कितने बनेंगे, 8 से बनेंगे 8 into 4, यानी कि 3200 3200 मेल गेमेटोफाइट बनेंगे। या फिर हम कहेंगे माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। ठीक है, कितने बनेंगे, 3200। और इसके अलावा क्या पूछा है, कंपोजिशन पूछा है इंडाइन और एक्साइन का। हमारी पोलन ग्रेन होती है, उसमें बाहर जो होती है वो एक्साइन प्रेजेंट होती है और अंदर जो होती है वो इंटाइन होती है। जो इंटाइन होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है और जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, बहुत रेसिस्टेंट होता है। ठीक है,
कोई एंजाइम इसे इजीली ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकता है। बाकी इंडाइन जो होती है सेलुलोज पेक्टिन, ये तो डिग्रेडेबल होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 रीजन बताने हैं जो कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड दूसरा पूछा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। तो फर्स्ट वाले में हम देखते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्यों इफेक्टिव है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो होती है वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करा देती है स्पर्म की। ठीक है, कॉपर जो आयन होती है वो यूट्रस में जाएंगी और फेगोसाइटोसिस कराएंगी। ठीक है, यानी कि Cu2 पॉजिटिव आयन। फेगोसाइटोसिस होगी, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देंगी, जो मूवमेंट करते हैं स्पर्म उनके मूवमेंट को रोकेंगे, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम कर देंगी। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगा। और दूसरा है कि लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कर देंगी यूट्रस में और उसके एनवायरनमेंट को अनफेवरेबल बना देंगी ताकि स्पर्म जो है वहां पे ढंग से सर्वाइव नहीं कर सके और फंक्शन ना कर सके। तो उसका सर्वाइवल को रोकेगी, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देंगी और इस तरह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट में आते हैं हाउ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो कैसे, जब ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ना, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रोजेस्टेरोन के एंड एस्ट्रोजन के। नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन भी होते हैं या फिर इनके कॉम्बिनेशन भी होते हैं और ये ऐसे काम करते हैं जैसे कि नॉर्मली प्रेगनेंसी जैसी स्टेज दे देते हैं। एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है और उसको मतलब रोकेंगे हार्मोन सीक्रेट करने से। एंड जो हमारी पिट्यूटरी होगी वो उसको मतलब FSH और LH जो होते हैं उनको भी इनिबिट करेंगे कि भाई पिट्यूटरी से जो FSH LH निकलते हैं उनको इनिबिट करेंगे। जैसे ही वो इनिबिट होंगे तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं बनेगा। इफ ओवम ही नहीं बन रहा है देन ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा, किसके साथ स्पर्म फ्यूज करेगा, तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। एंड सर्वाइकल म्यूकस को भी ये थिकन कर देगा और उसकी वजह से स्पर्म जो है वहां पर उसकी एंट्री प्रिवेंट करेगा, वहां पे वो नहीं जा पाएगा। एंडोमेट्रियम को भी अल्टर कर देगा, ऐसा कर देगा कि वो इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं रहेगी। और क्या करेगा, ओरल पिल्स जो है वो नॉर्मली बहुत फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को प्रिवेंट करती है। या ना तो वो फ्यूज होने देगी, भाई वो ओवम को ही नहीं बनने दे रहा है या फिर स्पर्म को नहीं जाने दे रहा है, तो ऐसे स्टेज में भी। और ऊपर से एंडोमेट्रियम के पास भी जाके कुछ अलग ही चेंजेस कर रहा है, तो ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो इम्प्लांटेशन हो, और वो दोनों ही चीज को इफेक्टिवली क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये जो होती है काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो रिवाइज करना क्वेश्चंस को और भी बाकी क्वेश्चन सोल्व करना। इफ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो पूछना, कमेंट में लिखना मेरे को। ओके।